शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी की पूरी सरकार मैदान में उतर आई। मतलब कि एक अपराधी को बचाने के लिए एक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हाई कोर्ट ने उसकी जांच सीबीआई को क्यों सौंप दी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने शाहजहां शेख को उसके ठिकानों से गोला बारूद बरामद किए तो ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि शाहजहां शेख के घर में गोला बारूद सीबीआई ने ही प्लांट किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया बल्कि उनकी सरकार को लपेटे में भी लिया। संदेश खाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि संदेश खाली केस में सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालत इस मामले की सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और राज्य संदीप मेहता की बेंच ने की। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार झटका देते हुए संदेश खाली केस की सीबीआई जांच करने का फैसला सुनाया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली केस की सीबीआई जांच करने का फैसला सुनाया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि जांच की निगरानी खुद कलकत्ता हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये मामला लंबित होने को आधार बनाकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार हाई कोर्ट में कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ हो रही जांच का राज्य सरकार विरोध कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के शोषण और लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई को 10 अप्रैल को सौंप दी थी। राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। संदेश खाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल का निलंबित नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया और जमीन हड़प ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया। इसी आदेश के बाद ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट को बेकाबू कहा था और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल 2024 के आदेश ने पुलिस बल समेत राज्य के पूरे तंत्र को हतोत्साहित कर दिया। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशा निर्देश के सीबीआई को आवश्यक सहायता प्रदान देने के निर्देश दिए, भले ही वह जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित न हो। ये संदेश खाली क्षेत्र में किसी भी अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले में जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और एजेंसी ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित 3 एफआईआर दर्ज की हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई को सूचीबद्ध किए जाने के निर्देश दिए और उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने चुपके से संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए, जिसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर ये मांग की थी कि इन शब्दों को हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले की सुनवाई टाल दी। स्वामी की इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर टाल दिया कि आज हम पर काम का बहुत लोड है, इस मामले की सुनवाई अब हम छुट्टियों के बाद करेंगे। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता ने इसे संविधान का मुद्दा बताया और कहा कि मिलॉर्ड, इस मामले में जो भी सवाल हैं हमसे पूछे जाएं, उनका हम जवाब देना चाहते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि मिस्टर स्वामी, इस पर हम छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे, आज हम पर काम का बहुत दबाव है। फरवरी में हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस खन्ना ने पूछा था कि क्या संविधान की प्रस्तावना को 42वें संशोधन समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए किए गए संशोधन से पहले भी संशोधित किया जा सकता था और उन शब्दों को अंगीकार करने की तारीख को बरकरार रखा जा सकता था। इसके बाद मामले को अप्रैल तक चला दिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1973 में 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रसिद्ध केशवानंदानी भारती फैसले में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत के बारे में की गई व्याख्या का उल्लंघन है। स्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि केशवानंदानी भारती मामले के तहत संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति को संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने से रोक दिया गया था।
स्वामी ने अपनी याचिका में ये भी तर्क दिया कि प्रस्तावना में इस तरह के शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से अलग है। उन्होंने याचिका में ये भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संविधान नागरिकों को उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को उनसे छीने और उन पर किसी तरह की विचारधारा थोपी जाए। राज्यसभा सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनोय विश्वम स्वामी की याचिका का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान की अंतर्निहित और बुनियादी विशेषताएं हैं। Bureau Report, News of India. कन्हैया कुमार और उदित राज के लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिल्ली कांग्रेस में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के एक के बाद एक बड़े चेहरे पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। इसमें कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी। इस बीच दिल्ली के सभी 7 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार में कद्दावर मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया था। लवली और राजकुमार के इस्तीफे के बाद क्या दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी अभियान सही तरीके से चल पाएगा? क्या कांग्रेस की नैया इस बार भी मझधार में डूब जाएगी? दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लवली के इस्तीफे पर प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मुद्दे पर दिल्ली के सभी नेताओं को विश्वास में लिया गया था। लवली उस मीटिंग में भी मौजूद थे। अब लवली आम आदमी पार्टी से गठबंधन और बाहरी उम्मीदवार को लेकर मीडिया में बोल रहे हैं। लवली ने उस समय समिति के अध्यक्ष अपने विचार क्यों नहीं रखे? अगर उसके मन में किसी तरह की नाराजगी थी तो पार्टी के अंदर बोलते। पार्टी आलाकमान ने उन्हें पहले ही साफ कर दिया था कि वो संगठन पर ध्यान दें। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान को ठीक ठाक तरीके से चलाया जाएगा? जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने जब से लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की हो, उसके बाद से ही पार्टी में कलह शुरू हो गई है। पहले संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच तकरार शुरू हुई। उसके बाद पार्टी के नॉर्थ वेस्ट प्रत्याशी उदित राज का कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। अब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। लवली कुछ साल पहले भी कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर ऑपोजिट विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे नेताओं को पार्टी क्यों लेती है, पब्लिक भी अब समझदार हो गई है। रही बात लवली के इस्तीफे के कारण अरविंद केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन की, तो कोई बात नहीं है। समय समय पर पार्टियां दूसरे विचारधारा वाले दलों से समय की मांग के अनुसार समझौता करती रही हैं। बिहार में लालू प्रसाद ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन देखिए आज परिस्थिति बदली और दोनों एक साथ हैं। इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, लेकिन आज उसी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने यूपी में समझौता किया। राजनीति में परिस्थितियां बनती हैं और उसके हिसाब से गठबंधन। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां भी केंद्र की बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया करती थी, जबकि बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। शीला दीक्षित सरकार के मंत्री रहे लवली पहले भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। साल 2017 में लवली ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी में उपेक्षा का आरोप लगाकर अगले साल 2018 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल ही अगस्त महीने में कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी की जगह लवली को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस की चुनावी दुकान फेक वीडियोस के सहारे ही चल रही है। कभी आमिर खान का फेक वीडियो कांग्रेस जारी कर देती है और मुकदमे की धमकी मिलने के बाद हटा लेती है, तो कभी फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन का। लेकिन फेक वीडियो के इस खेल में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने तो सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ही फेक वीडियो जारी कर दिया। अमित शाह का फेक वीडियो जारी करने के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने अमित शाह के फेक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए 1 मई को अपना पक्ष रखने का कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी के फोन की भी जांच की जाएगी। दरअसल रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स अकाउंट से अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर किया था। तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट समेत पार्टी के कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया था। इस एडिटेड वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री कथित तौर पर SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात कहते नजर आते हैं। पीटीआई के फैक्ट चेक में बात सामने आई कि अमित शाह ने कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को अमित शाह के एडिटेड वीडियो को फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।
बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया था कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले सभी लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में अमित शाह के फेक वीडियो को फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ केस किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों की पहचान की गई थी। इस लिस्ट में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का भी नाम है। इस मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के संबंध में जानकारी दी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी अधिनियम को जोड़ा था। इस फेक वीडियो में अमित शाह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों के लिए आरक्षण कोटा खत्म करने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों को अपने रडार पर ले लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। एक तरह से अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने को कह दिया। एमसीडी और दिल्ली सरकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिलने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान एमसीडी आयुक्त को 14 मई 2024 को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल जल्द ही गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद होने वाले हैं। हाईकोर्ट यह आदेश देता है कि आयुक्त एमसीडी के रुपयों की सीमा से बाधित हुए बिना दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। एमसीडी स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध न होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। ये एक ऐसा पद है जहां सीएम को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित ये मांग करता है कि इस पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक गैर हाजिर न हो। हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि एमसीडी स्कूल्स में बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म्स और स्टेशनरीज के लिए 5 करोड़ की अधिकतम बजट की परवाह किए बिना इन्हें वितरित करें। इसके बाद इस खर्च का ऑडिट किया जाएगा। एमसीडी कमिश्नर से इस बारे में 14 मई तक रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उनकी याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद पद पर बने रहने का निर्णय उनका निजी निर्णय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं तो छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म के बिना रहना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान में सच्चाई है कि एमसीडी कमिश्नर की वित्तीय शक्ति में किसी तरह की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ये बयान इस बात को स्वीकार करने के बराबर है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी, स्थायी समिति का गठन न होना, एलजी द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद है। ये सब विवाद स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म पाने के रास्ते में बाधा न बन सकते हैं। उसके पहले मामले की सुनवाई के दौरान एमसीडी के स्कूल्स में छात्रों को अभी तक पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म न मिल पाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी टिप्पणी की है। एमसीडी के स्कूल्स में पढ़ रहे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न करा पाने के मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं। ये छात्रों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना, इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के चलते कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता। मंत्री सौरभ भारद्वाज के कोर्ट में दिए गए बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार के कामकाज में ठहराव आ गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की सत्ता के समायोजन में रुचि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एसवी राजू ने दलीलें रखी। सिंघवी ने सारी दलीलें दोहराई जो उन्होंने हाईकोर्ट में दी थी।
बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं और आपके जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए हम पर ईडी के वकील एसपी राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध किया था, उनको नोटिस भेजे गए थे, आपने नजरअंदाज कर दिया। सिंघवी ने कहा क्योंकि वे अवैध थे। कोर्ट में सुनवाई 2:55 पर हुई थी। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखी। कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए कितना समय चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कम से कम 2 घंटे। फिर कोर्ट ने कहा कि तो फिर कल आना, हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सही ठहराते हुए ये कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं और इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी थी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा ईडी ये नहीं कह सकती है कि उसके पास आधार है, क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं दी गई। जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से पूछा, क्या आप खुद विरोधाभासी नहीं हो रहे? आपने कहा कि सेक्शन 50 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, फिर बाद में आप बयान देने के लिए नहीं गए। सिंघवी ने जवाब दिया कि वो सेक्शन 50 के तहत जो रिकॉर्ड किया उसमें कोई सबूत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि हमने गिरफ्तारी को चुनौती दी, ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे अवैध मानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के वकील की ओर से कहा गया कि निचली अदालत में उन्होंने खुद को हिरासत में भेजे जाने का भी विरोध नहीं किया। सिंघवी ने इस दलील पर कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर या ईडी की ईसीआईआर में नहीं है, क्योंकि संयोजक के खिलाफ बाद में कुछ लोगों के बयान उन्हें गिरफ्तार किया गया। जज ने कहा कि आप ये बातें जमानत याचिका दाखिल कर उसमें बोलनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि जिसके बयान के आधार पर बनाकर मुझे गिरफ्तार किया गया उसे बाद में जमानत मिल गई, जबकि पुराने बयान के आधार पर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघवी के मुताबिक ईडी चाहता है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, पर क्या ये गिरफ्तारी का आधार हो सकता है? धारा 19 से साफ कहती है कि अरेस्ट तब किया जाए जब ऐसा करने के लिए जरूरी सबूत हों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया और गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि बाद में जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये विरोधाभासी दलील है, इस समय नहीं आनी चाहिए और बयान दर्ज कैसे हो सकते हैं। Bureau Report, News of India. कांग्रेस सूरत के जख्मों को भर भी नहीं पाई थी कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका लग गया। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपने नामांकन को वापस ले लिया। उन्होंने 29 अप्रैल की सुबह कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस लिया। यानी अब बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। बम बीजेपी नेता रमेश मंडोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बम अपने ही नेताओं की अवहेलना से नाराज थे। अब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस वक्त कोई बड़ा कांग्रेसी नेता उनके साथ भी नहीं गया था। इन्हीं सब बातों के चलते बम पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने खुद भी स्वीकार किया था कांग्रेस ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। नामांकन वापस लेने से पहले बम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आए। इस तस्वीर को विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। बताया जा रहा है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम में कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका रही। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि अक्षय कांति बम का पार्टी में स्वागत है। लोग कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज हैं। जो भी पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। बीजेपी इंदौर में पहले ही चुनाव जीत रही थी। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बम से मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने पूछा था कि आप देश के साथ और राम के साथ हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि मैं राम और देश के साथ हूँ। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी और धमाके होने बाकी हैं। कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बम के मामले में उनका कोई हाथ नहीं।
लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल से प्रभावित हैं। अक्षय कांति बम ने कलेक्टर कार्यालय में जाकर शंकर लालवानी के सामने अपना पर्चा वापस ले लिया। माना जा रहा है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय कांति बम रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे। बताया ये भी जा रहा है कि नामांकन वापस लेने से अक्षय कांति बम का फोन बंद आ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इसमें कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका हो सकती है। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक हैं। उन्होंने एक्स पर अक्षय कांति बम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। 4 दिन पहले 25 अप्रैल को अक्षय कांति बम सहित कुछ और लोगों पर 17 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले को बढ़ाया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। इसी के साथ अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों की मुसीबत बढ़ गई।